डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं डीके सर आज आपको टैली के क्लास में एक नया चीज़ सिखाने वाला हूँ। उसका नाम है पेरोल इन टैली। पेरोल जो टॉपिक उससे हम लोग सैलरी शीट क्रिएट करते हैं टैली के अंदर। आप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा लें ताकि आपको इसमें नए नए वीडियो मिलते रहें। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। पेरोल किसी कंपनी में जब लोग काम करते हैं तो अकाउंटिंग के साथ साथ आपको सैलरी शीट भी बनाने का उसमें टास्क दिया जाता है। तो टैली में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको आप अलग से सीखते हैं, सैलरी शीट बनाना। और ये ऑप्शन को लाने के लिए सबसे पहले आपको टैली स्टार्ट करने होंगे। एक कंपनी शुरू करने के बाद F11 ऑप्शन को आप सेलेक्ट। जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट वाले टैब में पेरोल नाम का एक ऑप्शन है और मेंटेन पेरोल नाम का ऑप्शन यहाँ पर यस करने पड़ेंगे। हमने इसको यस कर लिया है और इसको आप सेव कर लें। ये यूपीआई पेमेंट का माध्यम है जिसको यस करने पर ये सारे ऑप्शंस पूछा है जो मैंने कर लिया है। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोगों को इसमें कुछ निम्न चीजें दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर एंड देन नीचे जो है आपको पेरोल मास्टर एक नया ऑप्शन आ गया होगा। जब तक पेरोल का ऑप्शन F11 फीचर्स में नो रहेगा ये फीचर आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही इस ऑप्शन को आप यस किए F11 ऑप्शन से, अब आपको ये ऑप्शन दिखना शुरू हो गया है। इसमें आपको कई टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा और उसके लेजर्स टाइप और ग्रुप टाइप बनाने पड़ेंगे। जैसे इससे पहले आप लेजर ग्रुप बना चुके हैं, स्टॉक ग्रुप और आइटम भी बना चुके हैं। तो सैलरी शीट बनाने समय भी आपको उसी ग्रुप की तरह आपको एम्प्लॉय ग्रुप बनाने होंगे। फिर आपको एम्प्लॉय बनाने होंगे। फिर उसके यूनिट्स बनाने होंगे, सैलरी किस बेस पे आप उसका कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके अटेंडेंस भी बनाने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद पे हेड्स तैयार करेंगे जो अर्निंग होगा, डिडक्शंस होगा अलग अलग प्रकार के। फिर सैलरी डिफाइन करेंगे पर एम्प्लॉय का। और तब पेरोल वाउचर में जाकर के आप उसकी प्रॉपर ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ये एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है। एम्प्लॉय ग्रुप एक तरह का ग्रुप है जिसमें एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट वाइज हम लोग रखते हैं। जैसे किसी कंपनी में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, परचेज डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसी तरह से टैली में भी आपको ग्रुप जो एम्प्लॉय के लिए बनाना है तो आप कुछ वैसा ही कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अंडर होगा वो प्राइमरी रखेंगे और सैलरी डिफाइन ऑप्शन को फिलहाल नो रखेंगे। इसी तरह से आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप जाएंगे, वहाँ मार्केटिंग लिखेंगे, अंडर में प्राइमरी लिखेंगे और इसको एक्सेप्ट यस करेंगे। इसी तरह से आप प्रोडक्शन लेंगे, प्रोडक्शन में आप यहाँ पे प्राइमरी लेंगे और इसको एक्सेप्ट यस करेंगे। यानी सैलरी डिफाइन ऑप्शन सब में नो ही रखना है। परचेज डिपार्टमेंट है, इसका अंडर प्राइमरी रहेगा और ये सेल्स डिपार्टमेंट है ना। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स आप बना लेंगे। ये डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों को इसमें कुछ यूनिट्स बनाने हैं। एम्प्लॉय वाला पार्ट लास्ट में बनाए। तो यूनिट्स के तौर पे आपको सैलरी जो बनाई जाती है उसमें डेज वाइज जो है वो कैलकुलेट होता है कि आप कितने दिन काम किए तो उसका 1 मंथ होगा। डेज, मंथ, आवर्स। आवर्स का यूज क्या है, समटाइम्स आप ओवर टाइम करते हैं और आवर्स के हिसाब से जो है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है।
या एक डे में कितने आवर्स आपको काम करने हैं, वो आवर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो रहता है। समटाइम्स कि आप काम करते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्शन के ऊपर रहता है, प्रोडक्शन में पीस वाइज होता है, तो ये पीस भी आपको एक बनाने होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे यूनिट बनेगा। डे नाम का जब आप यूनिट बनाएंगे तो उसका सिंबल शॉर्ट में रखेंगे डे, DY, एंड उसका फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखेंगे डेज। इसमें कुछ यूनिक कोड रहता है, तो इसका कोड रहता नहीं है इसके अंदर, सो हम वहाँ पर अदर्स ले लेंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में डे में तो दशमलव का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए जीरो रखें। आवर्स अगर आप लेंगे तो उसी तरह से इसमें HRS शॉर्ट नेम लिखेंगे, फुल नेम है आवर्स। इसमें भी आवर्स का कोई कोड नहीं है, इसलिए इसको भी हम आदर्श लेकर के दे देंगे। और आवर्स में भी दशमलव का मतलब नहीं है, इसलिए उसको भी हम जीरो ही रखें। यहाँ पे मंथ हमने दिया, मंथ में मंथ्स रहेगा, इसमें भी इसका कोड नहीं होता है, और मंथ में भी दशमलव का मतलब नहीं है, इसलिए इसको जीरो रखें। उम्मीद है आपको ये इजी लग रहा होगा। पीस जो है इसमें पीसेज होगा और इसका कोड अवेलेबल रहता है पीस में। ये रहा पीस का कोड। और पीस में आप 1.5 पीस 2 पीस तो नहीं होता है इस हिसाब से, इसलिए इसको जीरो रखेंगे। ओके, इस पीस में हमें दशमलव के यूज किए हुए हैं पहले से, इसलिए जो है सो रहने देंगे, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये हम लोग बना लेंगे पहले यूनिट्स। यूनिट्स के आधार पर आप अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस में कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं, जैसे एब्सेंट। अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होता है तो उसकी अटेंडेंस यहाँ एब्सेंट में लगाई जाती है। और एब्सेंट होने का मतलब है, इसका ग्रुप हम लोग पहले प्राइमरी रखेंगे एंड देन इसका अटेंडेंस टाइप होगा लीव विदाउट पे। अगर वो एब्सेंट होगा तो उसके पैसे कटेंगे, सो लीव विदाउट पे के अंतर्गत आएगा। पीरियड टाइप डेज रहेगा, जिस दिन एब्सेंट होगा उस दिन का सैलरी कट जाएगा। उसी तरह प्रेजेंट होगा तो इसमें प्राइमरी अंडर तो रहेगा ही, लिव विथ पे रहेगा, है ना। लिव विथ पे यानी उस दिन एब्सेंट होगा तो भी उसको पैसे मिलेंगे, छुट्टी पे रहेंगे तो भी। जैसे CL वगैरह होता है कि सरकार या प्राइवेट कंपनियां कुछ खास जो है लगभग मंथ में एक दिन का तो एब्सेंटी का रहता ही है माफ, तो उस हिसाब से साल में 12 छुट्टी का रहता है। तो अगर आप किसी तरह की कोई इमरजेंसी केस में छुट्टी लेते हैं ऑफिस से और उसका एक एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं तो CL में आता है वो, और उसमें लीव विथ पे में जाते हैं आप। आपकी छुट्टी होने के बावजूद भी सैलरी कटती नहीं है, तो उसको प्रेजेंट ही माना जाता है, इसलिए अटेंडेंस टाइप में हम लोग लीव विथ पे रखेंगे। तभी जो कैलकुलेशन टाइप है वो रहेगा डेज। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप आमतौर पे जब सामान कोई बनाते हैं तो उसमें पीस के हिसाब से मेजर किया जाता है, तो आप उसको पीस में रखेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर मंथ में है, मंथ में अगर आप बनाते हैं तो मंथ में आपका कैलेंडर के हिसाब से भी कैलकुलेशन रहता है कि कोई कोई मंथ 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, फिर 30 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है, तो उसके हिसाब से मंथ कैलकुलेट होता है, तो हम लोग मंथ वाइज ले सकते हैं। और ये डेज के हिसाब से मंथ होता है। ये आपका फिटनेस टाइप हो गया। अब हम लोग एम्प्लॉय बनाते हैं। एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पर जो है एक पर्सन हमने बनाया, धीरज गुप्ता, और उसका डिपार्टमेंट मैंने रखा सेल्स, ये उसका ग्रुप नेम है। इसकी ज्वाइनिंग 1/4/2024 को हुई है। और सैलरी डिटेल हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं रखे हैं, क्योंकि अभी पे हेड्स नहीं बनाए हैं, इसलिए इसको ऑप्शन को नो रखेंगे। रिटायरमेंट डेट भी हमने यहाँ नहीं सोचा है अभी, इसलिए छोड़ दिया है। आप उसके हिसाब से उसका रिटायरमेंट डेट दे सकते हैं। 60 साल की नौकरी होती है, उसमें ज्वाइनिंग जिस डेट से हो, 60 साल जब पुर जाएगा उसका नौकरी खत्म हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो डेट रहता है। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर देने होते हैं, हर आदमी का एक सर्विस नंबर होता है जिससे उस एम्प्लॉय का कोड माना जाता है, वो यहाँ पर आप सर्विस बुक से देख करके लिख देंगे। उसका जो पोस्ट है जिस पर वो काम करने के लिए बहाल किए गए हैं, जिसके आधार पर उसका स्किल निर्धारित है, यहाँ पर आप दे देंगे। वो क्लर्क की पोस्ट पर है, इसलिए मैंने क्लर्क लिख दिया है ना। MTS लिखा हुआ है, मतलब मल्टीटास्किंग सर्विसेज, ऑफिस के जनरल काम के लिए है वो, है ना। लोकेशन उनका सीतामढ़ी रखा गया है, ये मेल है, और इनका डेट ऑफ बर्थ सपोज कि 1/5/2000 है। इनका ब्लड ग्रुप जो है वो सपोज कि वो O पॉजिटिव है ना। एंड इनके फादर्स नेम जो है इसमें आप लिख देंगे। मान लीजिए आपको
दिनेश गुप्ता जी हो जाएंगे। स्पॉस नेम का मतलब होता है, अगर मेल पर्सन है तो उसकी वाइफ स्पॉस के रूप में होती हैं, और अगर फीमेल का बना रहे हैं तो उसके हस्बैंड जो है वो स्पॉस में होते हैं। ये खाली रहेगा, अनमैरिड पर्सन है तो इनके लिए वो स्पॉस नहीं रहेगा कुछ भी। एंड देन नीचे जो है आप एड्रेस के तौर पे जहां से वो बिलोंग करते हैं वो एड्रेस आप दे देंगे कि ये गौशाला चौक से बिलोंग करते हैं, सीतामढ़ी से। ये दे देंगे। इनका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप दे देंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड इस तरह से इनका ईमेल आईडी जो भी होगा, KCTC सीतामढ़ी@gmail.com मैंने दे दिया है। यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट डिटेल होगा वो भी आप मेंशन कर देंगे। उनका इनकम टैक्स नंबर होगा, यानी पैन नंबर कहलाएगा, आधार नंबर और यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा। एंड देन यहाँ पर उनका पीएफ नंबर होगा। पीएफ नंबर प्रोविडेंट फंड नंबर होता है ना, जिस अकाउंट नंबर में उनका सेविंग्स गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा डिडक्ट करके जमा किया जाता है, और वह पैसा पर टैक्स फ्री होता है। उस पैसे पर उनको लोन भी मिलता है, और वह पैसा रिटायरमेंट के बाद ही उनको प्राप्त होता है। और जितना पैसा गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी काटती है एम्प्लॉय के सैलरी से, उतना पैसा उस समय उसमें ऐड करके फिर उसको जमा करती है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मिलता है, जो रिटायरमेंट के समय बहुत बड़ी राशि होती है। और उनकी नौकरी जब छूटती है तो उस समय बहुत ज़्यादा अचानक जो है वो परेशानी वाली स्थिति नहीं आती है, उससे आप अपना सर्वाइवल के लिए वो एक तरह का राशि होता है। उसके बाद इसमें प्राण नंबर भी होता है, एक तरह का वो आईडी ही है जो सर्विस करने वाले के लिए रहता है। और ईएसआई नंबर जो है वो इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर है। और हर आदमी का अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आपको एक जानकारी दे दूं, अभी हाल में जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक निर्धारित किया गया है। और उसमें सभी लोगों के जिनका राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है आधार कार्ड, वो लोग अपना बनवा सकते हैं मुफ्त में आयुष्मान कार्ड। और उसमें 5 साल तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस। एक परिवार में अगर 5 आदमी हैं तो पांचों आदमी को अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनवाने पड़ेंगे, और सबको अपना अपना 5-5 लाख का लाभ मिलेगा, ऐसा है। तो उसी तरह से प्राइवेट एजेंसी भी अपना एक सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस करा के रखती है, जिसका प्रीमियम एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई पर्सन काम कर रहा है, और काम करने के दौरान ही अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, तो एम्प्लॉय को अपने पॉकेट से पैसा नहीं भरना पड़े, कंपनी को भी अपने पॉकेट से पैसा न भरना पड़े। ये ईएसआई जो कोड होता है, उस कोड के आधार पर ईएसआई हॉस्पिटल से उनकी फ्री से इलाजेज होती है, और ये सारे पैसे इस ईएसआई जो कंपनी इनको देती है, अर्थात जो इंश्योरेंस कंपनी देती है, वो सारे पैसा इंश्योरेंस कंपनी को भरना होता है। यानी एक तरह का ये इंश्योरेंस है जो कंपनी अपनी सेफ्टी और एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए छोटा छोटा प्रीमियम में करा के रखती है ना। या ऐसा भी होता है कि समटाइम्स जो है वो आप मेडिकल लीव पर हैं, और उस दौरान जो है आपका कुछ ऐसा इलाज वगैरह चल रहा है, और आपने अगर पैसा पे किया है किसी इसमें, तो ईएसआई क्लेम करके जो है आप अपने कंपनी से उसके एवज में पैसा रिवर्समेंट करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेम इसी तरह से सेकंड एम्प्लॉय हैं जिनका जो ग्रुप है वो सेल्स ही है, और इनका ज्वाइनिंग भी सेम डेट का है, और सैलरी डिटेल अभी बाद में डिफाइन करेंगे। जैसा मैंने कहा कि पे हेड्स अभी नहीं बनाए हैं, इसलिए इसको नो रखे हैं। रिटायरमेंट हम डिसाइड नहीं किए, इसलिए छोड़ दिए। एम्प्लॉय का कोड इनका भी मैंने दे रखा है, और यहाँ सुपरवाइजर पोस्ट पर है तो इनका काम सुपरविजन है ना। एंड देन यहाँ पर ये सीतामढ़ी लोकेशन पे है, मेल है, इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, इनका ब्लड ग्रुप है, इनके पिताजी का नाम, स्पाउस का नाम, एड्रेस है। एंड देन इसका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, सेम सारा चीज वैसे ही आप भर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो मैंने 2 पर्सन का यहाँ पर सैलरी क्रिएट करना है, इसलिए इन लोगों का मैंने नेम क्रिएट कर लिया है, ये एम्प्लॉय कहलाएंगे। पे हेड्स की तरफ चलते हैं। पे हेड्स में आपको कई तरह की चीज़ों को डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे आप जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़े होंगे कि बेसिक पे, मूल वेतन, किसी भी
पर्सन का जब नौकरी ज्वाइनिंग होती है तो उनके ग्रेड पे डिसाइड की जाती है, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनके पोस्ट के आधार पर। उसको बेसिक पे के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बेसिक पे जो होते हैं वो एक तरह का अर्निंग होता है। सो पे हेड का जो टाइप है हम इसमें से क्या लेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और बेसिक पे जो है अक्सर फिक्स्ड अमाउंट होता है जो यहाँ पर हम रखते हैं। एम्प्लॉयर के लिए वो एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज करेंगे। ये सैलरी को अफेक्ट करता है तो बिल्कुल करता है, इसलिए इसको यस रखेंगे। और पे स्लिप में ये कुछ लिखा हुआ आएगा क्या इसके जगह पर, तो यस वही आएगा जो उसका हेडिंग नेम है। तो बेसिक पे ही आएगा, सो मैंने वही रखा है। एंड देन इसका जो कैलकुलेशन है ग्रेचुइटी के लिए होता है क्या, यानी किसी तरह का कोई बोनस इंसेंटिव है, तो ऐसा ये नहीं है, इसलिए इसको नो रखेंगे। कैलकुलेशन टाइप इसका फ्लैट रेट होता है, इसलिए इसको फिक्स रेट के अंतर्गत रखेंगे। और यह मंथ वाइज कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, इसलिए इसको मंथ रखें। राउंडिंग के बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि जब आप दशमलव में कोई काम करते हैं तो उसका एक स्केल होता है। जैसे यहाँ तीन तरह का प्रोविजन है, अपवर्ड राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग एंड नॉर्मल राउंडिंग। अगर आप नॉर्मल राउंडिंग रखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि दशमलव में 50 पैसा या उससे ऊपर आएगा अमाउंट में, तो उसमें जितना घटेगा 1 रुपये बनाने में उतना दशमलव वाला पार्ट ऐड करके उसको राउंड कर दिया जाएगा। जैसे 10 रुपये 50 पैसे है तो आपसे 11 रुपये वो बिल बना के लेगा। लेकिन अगर 10 रुपये 49 पैसे है तो वो 10 ही रुपये बनाएगा, माइनस कर देगा 50 पैसे से नीचे होने पर, और ऊपर होगा तो 50 पैसे में जितना कम होगा उतना ऐड कर देगा। अपवर्ड में हमने आपको बताया था कि अपवर्ड राउंडिंग अगर लेंगे तो आपका 10 रुपये 15 पैसे भी होगा तो वो हर हालत में उसमें 85 पैसे ऐड कर उसको 11 रुपये बना के लेगा, यानी वो दशमलव छोड़ेगा नहीं, उसमें और ऐड करके फुल राउंड करेगा। एंड डाउनवर्ड राउंडिंग लेंगे तो जस्ट अपोजिट होता है कि जितने भी दशमलव में आएंगे, चाहे वो 10 रुपये 95 पैसे क्यों ना हो, -95 पैसा करके उसको 10 रुपये राउंड में बना के ये करेगा। हम लोग नॉर्मल रखेंगे, है ना, 50-50 का हिसाब रहेगा। 50 पैसे से ऊपर होगा तो जोड़ के लेंगे, 50 पैसे से नीचे होगा तो उसको छोड़ देंगे। और वो कितना जोड़ेंगे, तो 1 रुपया बनाने में जितना घटेगा वही जोड़ेंगे, इसके वन लिखे हैं। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। ये आपका बेसिक हो गया। इसी तरह से आप इसमें बोनस निकाल सकते हैं। बोनस एक तरह का इंसेंटिव है, ग्रेचुइटी टाइप है, इसलिए इसको हम लोग ये अर्निंग पॉइंट है। इनकम टाइप इसका फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, इसलिए इसको रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सैलरी को अफेक्ट करेगा। बोनस ग्रेचुइटी यस है। कैलकुलेशन टाइप में हम लोग इसका कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, यानी ये कैलकुलेशन पर आधारित होगा। ये मंथ वाइज होगा, इसमें नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 रहेगा। इसमें हम लोग कंप्यूट ऑप्शन में स्पेसिफाइड फॉर्मूला नाम का ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमसे ये पूछेगा कि फॉर्मूला किस पर आधारित होगा, तो हम लोग फॉर्मूला बेसिक पर आधारित होगा, इसलिए ऐड में जाकर बेसिक पे लेंगे और इंड ऑफ टेस्ट लेंगे, है ना। तो हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं बेसिक पे, उसमें उस पर आधारित एक फॉर्मूला है कि अगर आपका बेसिक 10,000 तक होता है तो आपको 10% बोनस मिलेगा, और उससे ऊपर होगा तो आपको 20% मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कर लिया। इसी तरह से आप डीए अगर हम देखेंगे तो डियरनेस अलाउंस एक तरह का महंगाई भत्ता है, और यह भी अर्निंग पार्ट ही होता है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वेरिएबल रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये भी सैलरी को अफेक्ट करेगा, नाम पे स्लिप में डीए ही आएगा। ये ग्रेजुएटी नहीं होता है, ये महंगाई भत्ता के तौर पर होता है, इसलिए इसको यस नो रखेंगे। एंड देन कैलकुलेशन टाइप में इसमें भी कंप्यूटर वैल्यू होगा, कैलकुलेशन होगा। नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 और बेसिक पे। और इसमें कंडीशंस नहीं रहेगा, बस सीधे सब जो भी एग्जिस्टिंग है उसका बेसिक, उसका 140%, इसलिए 140% देंगे तो जितना बेसिक हो उसका 140% निकालेगा। हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एक तरह का ऐसा है जिसमें हम लोग मकान किराया भत्ता के तौर पे वो इनकम प्राप्त होता है एम्प्लॉय को। सो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ये भी वेरिएबल अमाउंट होता है, एक्सपेंसेस है, कंप्यूटेड वैल्यू होगा। और ये बेसिक पे पर आधारित है। इसमें है कि 10,000 तक होगा तो उसको 20% मिलेगा, 10,000 से ऊपर होगा तो 30% हाउस रेंट होगा। वैसे ये जो एचआरए है वो अकॉर्डिंग टू सिटी जो है वो वैरी करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो आपका एचआरए ज़्यादा होगा, अगर आप नॉर्मल सिटी में जाएंगे तो उसका
बेचारे उसी के हिसाब से। अगर आप बात करें पीएफ की, तो आप इसी तरह से पीएफ भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ईएसआई निकालें, जैसे मैंने उसमें देखा है ईएसआई दिया हुआ था, है ना। ईएसआई अगर आप निकालना चाहते हैं तो ईएसआई एक तरह का डिडक्शन है ना। ये डिडक्शन जो है एक तरह का क्या है, ये एक्सपेंसेस के तौर पे ही होता है। एक्सपेंसेस के तौर पे ही होता है ये एक। हम लोग जो भी पैसा देते हैं वो उससे काट करके हम लोग उसको पे करते हैं। वो अपने पास तो पैसा नहीं रहता है। उसके बाद सैलरी को अफेक्ट करेगा तो हाँ, इसका नाम ये रहेगा, यूजर डिफाइंड वैल्यू में हम लोग कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे। या हाँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, लिमिट 1 रहेगा, है ना। इसमें स्पेसिफाइड फॉर्मूला रहेगा, पे हेड्स पर आधारित होगा, और सभी का जो 2% है वो ईएसआई के रूप में जाएगा। सैलरी का जितना होगा वो 2% जाएगा ईएसआई के रूप में। ठीक इसी तरह से जो है हम लोग और भी अलग अलग तरह का आप टीडीएस निकाल सकते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यह एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी डिडक्शन है। ये डिडक्शन है एम्प्लॉय के लिए, जो सैलरी से स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, एडवांस टैक्स के रूप में काटे जाते हैं। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा, है ना। ये टीडीएस नाम रहेगा, ये कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा। और इसका जो कैलकुलेशन है वो इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिक पर आधारित होगा। जितना होगा 10% जो है वो एडवांस टैक्स के तौर पे डिडक्शन हो जाएगा पर मंथ, है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का हम लोगों ने देख लिया है। सपोज कि कोई टीए है जिसमें वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है ना। और ये टीए सपोज कि फिक्स्ड ना रख करके मैं इसको वेरिएबल ही रखता हूँ। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे होगा, और ये आपका नॉर्मल राउंडिंग है ना। और स्पेसिफाइड फॉर्मूला रहेगा। और सपोज कि 10% जो है वो टीए के तौर पे मिलेगा। इसका जितना बेसिक होगा उसका 10% मिलेगा। अब ये हमने बना लिया है कई सारा। अब नेट पे जो है आप देखिए, एक तो इसका पीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होता है जो सैलरी से कटता है ना। एंड देन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, है ना। और कंप्यूटेड वैल्यू होता है लिमिट 1। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो फॉर्मूला के आधार पर होता है, और 12% जनरली सैलरी से डिडक्शन होगा, 12% एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। टोटल 24% जो है वो पर मंथ के हिसाब से जमा होता है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे ऐड होकर के प्राप्त होता है। अब आप नेट पे में जाएंगे, वहां पर उन सारी चीजों को ऐड और रिडक्शन के हिसाब से किया जाएगा। तो यहाँ पर रीइन्वर्समेंट टू एम्प्लॉय है, जिसमें काट छांट कर सारा जो भी होगा वो उनको हाथ में मिलेगा। ये अमाउंट में वेरिएबल होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी है। तो ये सारे ऑप्शन जैसे आप पिछला वाला सब देखे हैं सेम उसी तरह से रखना है। एंड देन यहाँ स्पेसिफाइड फॉर्मूला में हमें क्या करना है, जितने अर्निंग वाले पार्ट हैं उसको पहले लिखेंगे। जैसे बोनस है, डीए है, एचआरए है। उसके बाद फिर से और ऐड करना है इसमें टीए को, इसको टीए को ऐड करनी है। फिर इसमें और क्या ऐड करनी है, तो ऑलमोस्ट ऐड करने वाले पार्ट तो इतने ही हैं। बाकी डिडक्शन वाले पार्ट हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐड की जगह सब्सट्रैक्ट ले लेंगे, और डिडक्शन हो जाएगा इसका टीडीएस, और फिर से डिडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा उसका पीएफ।
है ना। और डिडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा ईएसआई। ये तीन डिडक्शंस वाले पार्ट होंगे, एंड ऑफ लिस्ट होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिक प्लस बोनस प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए, ये सारे ऐड होंगे, और उसमें से टीडीएस, पीएफ एंड ईएसआई, ये सारे डिडक्शंस हो जाएंगे, और जो भी होगा वो कैलकुलेटेड आपका निकल जाएगा। ये फाइनली इसको सेव कर लेनी है आपने यहाँ पर, ये कर लिया है। एक सेकंड जरा मैं इसको चार्ज में लगा लूँ। यहाँ पर हम लोग पे हेड्स क्रिएट कर लिए हैं, डिफाइन सैलरी में जाएं एंड एक एक करके दोनों का सैलरी डिफाइन करें। तो ये धीरज गुप्ता है, और इनका जो सैलरी होगा वो बेसिक पे हमने 10,000 फिक्स माना है। एंड देन इसमें एचआरए जो होगा, बोनस होगा, डीए होगा, डीए के बाद हम इसमें टीए ले रहे हैं, टीए के बाद हम लोग इसमें ईएसआई ले रहे हैं, ईएसआई के बाद हम लोग टीडीएस ले रहे हैं, देन इसमें पीएफ ले रहे हैं, और तब नेट पे ले रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें ले लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये पूरे जितने फील्ड्स हम लोग बनाए हैं उसको सारे को उसमें ऐड कर देंगे। उसी तरह से जो नेक्स्ट पर्सन है प्रवीण, इनके सैलरी में भी हम लोग बेसिक आ गया 15,000 मैंने इनका मान के चला है। फिर डी एचआरए होगा, डीए होगा, बोनस होगा, एंड देन आफ्टर इसमें टीए आ जाएगा, और तब ईएसआई होगा, टीडीएस होगा, और पीएफ होगा, और लास्ट में नेट पे होगा। इस तरह से ये सारे ले लिए। तो मेरे आपको ये सैलरी बनाने में डिफाइन करने पड़ेंगे पहले, और तब आपको एक नया वाउचर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है सैलरी सीट। ये सैलरी सीट नाम का एक वाउचर बनाना है, जिसका जो वाउचर टाइप नेम होगा वो पेरोल रखिएगा। एब्रिविएशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा PYRL, पेरोल। एक्टिवेट दिस वाउचर को यस तो करना ही है, मेथड वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक रखना है। ये बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। बस आप राइट हैंड साइड में जब जाएं तो उसको यस कर लें, ताकि जो सैलरी बनाए वो प्रिंट आउट होकर के भी साथ में निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट ना करें तो फिर नो कर दीजिए, फिर डे बुक में जाके आपको प्रिंट करने होंगे। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो एंट्री सेव करने के साथ प्रिंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुलेगा, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट लाइन में अपना क्वेश्चन जरूर लिखें, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। और वैसे हमारे मोबाइल नंबर 9934675955 पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, आपको किस तरह कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी हमें और भी काम करने हैं। तो अब चूंकि हमें वाउचर का इस्तेमाल करना है, मान लीजिए मैंने एक वाउचर ले लिया है, तो अब हमें यहाँ से अदर वाउचर्स में जाने पड़ेंगे। जैसे मैं अदर वाउचर में जा रहा हूँ F10, तो इसमें मुझे सैलरी सीट नाम का ऑप्शन दिखेगा लास्ट में। कंट्रोल+F4 से सैलरी सीट का खुलता है। पेमेंट जिस माध्यम से आप करना चाहे आप चूज कर सकते हैं। आपको अकाउंट से पे करना है तो आप अकाउंट्स का नाम ले सकते हैं, मैं SBI अकाउंट ले ले रहा हूँ, है ना। एंड देन आफ्टर यहाँ पर जो भी है वो धीरज गुप्ता का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, प्रवीण का मैं ले रहा हूँ। और मैं नाम लेने के बाद ऑटो फिल नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, आप जब अकाउंट्स के थ्रू पे कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पे ले लेंगे कि ये पैसा अकाउंट से जाएगा। प्रवीण का नाम सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑटो फिल का ऑप्शन राइट टैब से लिया है, और ऑटो फिल का ऑप्शन जब लेंगे तो उसमें नेम के सामने सैलरी सीट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लास के सामने भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसको आप रहने देंगे वैसे ही। प्रोसेस फॉर सैलरी आप ले लेंगे, डेट जो है वो मान लीजिए अप्रैल महीने का अगर आप ले रहे हैं तो 1/4 ले लें, और यहाँ पे 1/5 कर दें, है ना। 1/4 से 1/5 के बीच में आपका वो जो भी सैलरी होगा वो बनेगा। इसमें ऑल ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या सभी ग्रुप का जो सैलरी है वो निकालना चाहते हैं। तो अगर आपके सभी ग्रुप का सैलरी निकालना हो तो आप ऑल ही रहने दें।
बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ सेल्स वाले जो एम्प्लॉई हैं उन्हीं का निकालना है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लें सेल्स। फिर उसमें जो भी एम्प्लॉई होंगे सबके सैलरी एक साथ निकल जाएंगे। शॉर्ट बाई में आप नेम वाइज ले सकते हैं या एम्प्लॉय नंबर वाइज ले सकते हैं, तो हम लोग नेम वाइज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पेरोल है वो उसमें लेजर क्या रखेंगे, तो बेशक आप इसमें एसबीआई अकाउंट रखें, है ना। पेमेंट का मोड जो है वो किस टाइप का रहेगा, यूज मोड ऑफ पेमेंट या ट्रांजेक्शन टाइप, तो वो आप अपना चूज कर लें लास्ट में कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका सैलरी निकल चुका रहेगा, है ना। चलिए ये जो अकाउंट है इसमें मैंने जो एसबीआई लिया है, जो भी इसका पैसा बना है ना, कंप्यूटर ने उसको पहले माइनस ही कर लिया, इसीलिए 1000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 400 रुपये और 600 रुपये आ रहा है। मैं यहाँ पेमेंट का जो टाइप है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। एक बार पेमेंट का टाइप बदल लूँ तो उम्मीद है कि आपको Ctrl F4 सैलरी शीट, है ना। मैं आपको दूसरा कैश वाइज बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको पूरी सैलरी उसकी दिखेगी अच्छे से। मैंने यहाँ पर ले लिया है कैश, मैं ले रहा हूँ यहाँ से। कैश आप ले लें या आप कोई भी दूसरा अकाउंट ले जिसमें माइनस में नहीं हो, कैश में आपके पास अमाउंट है, तो आप यहाँ पे ऑटो फिल ले लें। ऑटो फिल सेलेक्ट कर लिया, सैलरी 1/4/24, 1/5, है ना। इसमें हम आपको सेल्स वाला ग्रुप चूज करने वाले हैं, एम्प्लॉय नेम रहेगा, और इधर आप कैश ही रहने दें एंड यस कर लें। अब आप इसका टोटल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ना। ये सारे जो है वो ऐड होकर के इधर दिखने चाहिए थे। कुछ ना कुछ इसमें इशू आ रहा है। यहाँ पे मैंने कैश ले लिया है एंड देन कोई एक नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड देन ऑटो फिल सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन यूजर डिफाइंड सैलरी होंगे 1/4 से 1/5। ऑल आइटम्स की बजाय मैं यहाँ पे सेल्स ले रहा हूँ, वही नेम है, कैश चूज किया, एंटर। ये कैलकुलेशन तो सभी आ रहा है लेकिन अमाउंट इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बट आपका वो सारा अमाउंट जो है वो इधर कैलकुलेट, ये जो कैलकुलेशन है डीआर वाला, ये नेट पे जीरो हो जा रहा है, इसी कारण से यहाँ पे खाली आ रहा है, तो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये नेट पे वाले फॉर्मूला में कुछ गलत हो गया होगा इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैं अल्टर मोड में जाके जरा एक बार ट्राई करता हूँ कहाँ पर क्या फंस रहा है। पे हेड्स वाले में जाएंगे और नेट पे जो ऑप्शन है रिवर्समेंट टू एम्प्लॉय वेरिएबल है, एक्सपेंसेस है, सिर्फ है कंप्यूटर वैल्यू है, एज कंप्यूटर वैल्यू, ठीक है। अच्छा ऑन अटेंडेंस अगर वैल्यू अटेंडेंस के हिसाब से हो, ये तो कंप्यूटर वैल्यू होगा, ठीक है। राउंडिंग लिमिट 1 है और ये सब टोटल्स होगा। करंट सब टोटल्स का मतलब क्या होगा, ये जो परसेंटेज होगा उसके हिसाब से होगा। मैं स्पेसिफाइड फॉर्मूला ले रहा हूँ, मुझे क्या करना है, बेसिक ऐड करना है, ठीक है। फिर बेसिक के बाद मैं एच आर ए ले रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐड कर रहा हूँ, एच आर ए के बाद हो गया बोनस, है ना। बोनस के बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ टी ए, ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ले रहा हूँ टी ए, टी ए के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डी ए, है ना। एंड देन मैं, मुझे लग रहा है अब कुछ ऐड करने वाला इसमें नहीं है ना, तो अब इसको सब्सट्रैक्ट में ले रहा हूँ कि मुझे भाई ई एस आई माइनस करो पहले, उसके बाद इसमें से टी डी एस काट लो, है ना, और टी डी एस के बाद फिर आप इसमें से पी एफ काट लो।
ये सारे कट गए, रेस्ट क्या बचा? इसमें आपको नेट पे वाला बच गया। इतना ही होगा, है ना? आई थिंक इतना ही रहेगा। इसको एंड ऑफ लिस्ट कर ले। ये सारा आपका हो जाएगा, है ना? होप कि आपको ये चीज ठीक ही है, ये है ना? और सैलरी डिफाइन वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लो, है ना? कि इसमें जो एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी किस तरह से डिफाइन किए गए हैं। इसको यस करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक पे में 10,000 हमने दिया, फ्लैट रेट है, बाकी सब ठीक। एंड देन प्रवीण कुमार का क्या है, इसका मैं इधर से देख लेता हूँ। 15,000 है पर मंथ के हिसाब से है, कंप्यूटर है। ठीक है। एंड देन आपको इसमें वाउचर्स में जाने हैं। वाउचर्स में जाके सैलरी सीट ऑलरेडी लिया हुआ है, अदर्स में जाने के बाद हमने यहाँ से सैलरी सीट लिया है। उसके बाद मैं कोई एक्सिस बैंक का अकाउंट ही ले रहा हूँ सपोज। धीरज गुप्ता को मैंने लिया और यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ऑटो फिल में जा करके यहाँ पे सैलरी सीट ले लिया। 1/5 मैं आपकी बार ले रहा हूँ, डेट बदल रहा हूँ 6 करके, है ना? ऑल आइटम के बजाय मैं यहाँ पे सेल्स ले रहा हूँ, है ना? एम्प्लॉय एक्सिस बैंक रहेगा। हम्म। ये सारे कैलकुलेट तो जरूर हो रहा है, लेकिन नेट पे हमारा जीरो हो जा रहा है। नेट पे का कुछ ना कुछ इसमें होता है। होप मेरे पास एक एंट्री पहले से सेव किया हुआ है, मैं इसको जरा देखता हूँ, है ना? आप इसको जरा ध्यान दें इधर कहीं। F2, 1/4। अल्टर वाउचर टाइप, चलिए ठीक है। फिर ऑल वाउचर टाइप, अटेंडेंस सीट, वो ठीक है। वाउचर, एंड देन इसमें रहेगा 0 है। खाली करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर यूजर डिफाइंड टाइप अगर मैं इसमें जा करके ये देता हूँ, ऑन टाइप होगा 1/4 से लेके 1/5 रख, है ना? ऑल आइटम्स में और लेता हूँ। तो ये कुछ नेट पे वाले में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक जो हम लोगों ने टेस्टिंग किया था उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा था। अभी आप इसको देखिए, इसमें हमने कैश के थ्रू जो है लिया। और सैलरी हमारे पास कैश में 10,05,760 रुपये हैं। अभी मैं आपको सैलरी निकालता हूँ। धीरज गुप्ता का हमने लिया और ऑटो फिल सेलेक्ट करना है। इसमें आपको सैलरी डिफाइन करनी है, 1/4 से लेके 1/5 तक की सैलरी आप निकाल रहे हैं। मैं ऑल के बजाय मैं सेल्स वाला ले रहा हूँ, नेम रहेगा और कैश वाइज हम भुगतान करने वाले हैं। यस। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो सैलरी है वो धीरज गुप्ता का जो सैलरी है वो आ रहा है टोटल 51,200 रुपये। जबकि प्रवीण कुमार की सैलरी आ रही है 82,800 रुपये, है ना? तो अब यहाँ पर जो है टोटल 1,34,000 हमारा सैलरी हो रहा है। इसको आप बाई कैश पे करेंगे। ये हमारा टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि ये पे कब से कब तक है। होप आपको ये समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है।
तो इसको मैं आगे इंटर बढ़ाऊंगा तो फिर ये प्रिंट का ऑप्शन खुलेगा, जैसा कि आपको पता है। और रिव्यू में जाके हम उसका सैलरी शीट देख सकते हैं कि वो कितना उसका वो होगा, है ना। इस तरह से आपको सैलरी देख सकते हैं। यहाँ प्रिंट बटन दबा के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। केसीडी सीतामढ़ी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है वो दिन शुभ हो। और आइए फिर कुछ नए चीज़ों के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ